हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं जिनका आज हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की पहली विशेषता है कि भारत का संविधान सबसे लंबा व लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे लंबा होने के साथ साथ लिखित संविधान भी है। सबसे पहले हम संविधान को दो वर्गों में विभाजित करते हैं, जिनमें लिखित संविधान व अलिखित संविधान शामिल है। लिखित संविधान जैसे कि अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, भारत का संविधान लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अलिखित संविधान जैसे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अनरिटन है। इसके साथ ही भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान है। लिखित होने के साथ साथ भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो बहुत ही बड़ा, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। भारत का संविधान इतना विस्तृत क्यों है? अगर हम बात करें मूल रूप से 1949 की, 1949 की, तो उस समय भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना थी। एक प्रस्तावना के साथ भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, और 395 अनुच्छेद जो है वो 22 भागों में विभक्त थे। इसके साथ ही भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ भी थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना के साथ 476 अनुच्छेद, 476 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त हैं, और इसके साथ ही भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स। चूँकि भारतीय संविधान के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, यानी कि 4 अनुसूचियां जो है वो बाद में जोड़ी गई हैं, जिनमें 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची व 12वीं अनुसूची शामिल है। भारतीय संविधान में 9वीं जो अनुसूची है वो पहले संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई है। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में, और 1951 में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 52वें संशोधन के तहत जोड़ी गई है। 52वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, 1985 में, और 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से। 11वीं जो अनुसूची है वो भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 73वां संशोधन 1993 में हुआ। 73वें संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों का जिक्र किया गया है। और 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1993 में। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, म्यूनसिपलिटीज़ कमेटी से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित 18 विषयों का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं जितने के भारतीय संविधान में है। इसके साथ साथ ही भारतीय संविधान बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। इसके पीछे अन्य कारण भी है, जिनमें हम कह सकते हैं कि भौगोलिक कारण भी, ज्योग्राफिकल फैक्टर के कारण भी भारत का संविधान अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत व लेंथी है। क्योंकि भारत का जो विस्तार है वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि भारत जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और इसके साथ साथ इसकी जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा है। परिणामस्वरूप भारत का संविधान अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। भौगोलिक कारण के साथ साथ ऐतिहासिक कारण के कारण भी भारत का संविधान बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। ऐतिहासिक कारण में हम कह सकते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 35 का प्रभाव भी भारत के संविधान पर बहुत ही ज़्यादा देखा गया है, और भारतीय शासन अधिनियम 1935 अपने आप में एक क्या है, विस्तृत
विस्तृत एक्ट है। तो इस प्रकार से भारत का संविधान विस्तृत होने के पीछे एक कारण ये भी है कि भारतीय संविधान में 1935 शासन के अधिनियम का प्रभाव है। इसके साथ साथ ही भारतीय शासन अधिनियम 1935 के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान इसलिए भी विस्तृत है क्योंकि केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान की व्यवस्था की गई है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ, यानी कि भारत में जो 28 राज्य हैं उनके लिए अलग राज्यों की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान की व्यवस्था की गई है, यानी कि राज्यों का अपना अलग से संविधान नहीं है। परिणाम स्वरूप भारत का संविधान बहुत ही ज़्यादा क्या है, लेंथी है, विस्तृत है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान विस्तृत है क्योंकि भारतीय संविधान सभा में कानून के विशेषज्ञों का प्रभुत्व रहा है। भारतीय संविधान में जो लॉयर्स हैं उनका जो है वो प्रभुत्व रहा है, डोमिनेंस रहा है। ये भी एक कारण माना जाता है कि भारत का संविधान बहुत ही ज़्यादा क्या है, विस्तृत व लेंथी है। विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है कि वो अलग अलग देशों के से लिया गया संविधान है, ड्राउन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज है। भारत के संविधान के जो अधिकतर उपबंध है वो विश्व के अलग अलग देशों से लिए गए हैं, जिनमें भारतीय शासन अधिनियम 1935 का ज़्यादा नाम जो वो लिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि भारत के संविधान का जो निर्माण है विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद बनाया गया है, निर्माण इसका क्या है, किया गया है। इसके साथ साथ इस संविधान का जो अधिकांश जो ढांचा है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारत का संविधान अलग अलग देशों के संविधानों से लिया गया संविधान है। इसके साथ ही संविधान का जो दार्शनिक भाग है, जिसमें कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी भारतीय संविधान के क्या है, अलग अलग, यानी कि अमेरिका और आयरलैंड से हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया है। इसके साथ साथ अगर हम भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग का जिक्र करें तो कैबिनेट सरकार का जो सिद्धांत है, कार्यपालिका और विधायिका का जो संबंध है, ये सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में ऐड किया है। इसके साथ साथ ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से भी भारतीय संविधान में अलग अलग कंटेंट क्या है, ऐड किए गए हैं, जोड़े हैं। भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का रहा है और कहा जाता है कि भारतीय संविधान पर 75% जो हिस्सा है वो हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया है। इसके साथ ही संघीय जो व्यवस्था है, न्यायपालिका, राज्यपाल का पद, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक जो विवरण है वो भी हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 ही लिए हैं। संविधान के आधे से अधिक जो प्रावधान है वो 1935 के अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या है, अनेक विषय लिए हैं। इसके साथ ही भारतीय संविधान की ये विशेषता भी है कि भारत का संविधान लचीला तथा कठोर है, नम्य और अनम्य का मिश्रण है, समन्वय है, लचीला तथा कठोर है। संविधान को दो कैटेगरी में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें लचीला और कठोर, नम्य और अनम्य है। कठोर या अनम्य संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसे कि अमेरिका का संविधान है। इसके अलावा लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया किसी आम कानून के निर्माण जैसी हो, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। तो इस प्रकार से भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। भारतीय संविधान में हम संशोधन आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 में संशोधन की दो प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन हम भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन क्या है, कर सकते हैं। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में जो प्रक्रियाएं हैं उसमें संसद के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर है, क्योंकि जो पहली प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लचीली है, आसान है। जैसे कि किसी राज्य का नाम बदलना है,
किसी राज्य की बाउंड्री में बदलाव करना है, ये आसान कार्य है। इसके साथ ही तीसरी प्रक्रिया के द्वारा जो संशोधन है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में बदलाव करना है, तो ये प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस प्रकार से भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। सरकार का संसदीय रूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता है कि भारतीय संविधान में संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में है। भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से अपनाई है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दोनों के बीच शक्तियों में विभाजन होता है, या हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर अध्यक्षात्मक प्रणाली कार्य करती है और संसदीय प्रणाली जो है वो विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को अन्य नामों में से भी जाना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसके साथ ही भारत का जो संविधान है वो केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से है। संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता है कि संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वह राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, और वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री का नाम आता है, प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है। वहीं पर स्टेट लेवल में अगर हम देखें तो नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो गवर्नर है और वास्तविक कार्यपालिका जो है वो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। इसके साथ साथ संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता यह भी है कि संसदीय शासन प्रणाली में बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, मेजॉरिटी मिलती है, वही सत्ता में आती है। ये भी भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। इसके साथ साथ ही विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है, ये भी संसदीय प्रणाली की विशेषता है। और विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, यह भी संसदीय प्रणाली की विशेषता है। और साथ में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। संसदीय प्रणाली में लीडरशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की होती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, यह भी संसदीय प्रणाली की विशेषता है। इसके साथ साथ संसदीय शासन प्रणाली में जो निचला सदन है, लोअर जो हाउस है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर अगर हम जिक्र करें तो लोअर जो हाउस है वो लोकसभा है, और स्टेट लेवल पर अगर हम जिक्र करें तो विधानसभा है। तो निचला जो सदन है उसको विघटित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 साल है, 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है। उसी प्रकार से विधानसभा का जो कार्यकाल है वह भी 5 वर्ष है, और विधानसभा को भी 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह भी संसदीय प्रणाली की विशेषता है कि निचले सदन का विघटन किया जा सकता है। इसके साथ ही ब्रिटिश जो संसदीय प्रणाली है वो भारत की संसदीय प्रणाली उसी पर आधारित है, या हम कह सकते हैं कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किस पर आधारित है, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर ही आधारित है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली और जो भारत की संसदीय प्रणाली है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, अंतर है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो ब्रिटेन की जो संसद है वो भारतीय संसद की तरह संप्रभु नहीं है, यानी कि ब्रिटेन की जो संसद है वो संप्रभु है और भारतीय की जो संसद है वो संप्रभु नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद जो है वो संप्रभु नहीं है।
इसके साथ साथ भारत का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित होता है, क्योंकि हमारे यहाँ गणतंत्र है, रिपब्लिक है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही किसी भी जो संसदीय व्यवस्था है, चाहे वह भारत की हो या ब्रिटेन की, वहाँ प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए राजनीति के जो अच्छे जानकार हैं वो इसे प्रधानमंत्री सरकार के नाम से भी जानते हैं, या उन्होंने प्रधानमंत्री सरकार का नाम भी संसदीय प्रणाली को दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में। यह भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है कि भारतीय संविधान में एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो कि अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ क्या है कि स्वतंत्र है, इंटीग्रेटेड होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट है न्यायपालिका। और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो भारत की न्याय व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे ऊपर है, सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। बाकी के जितने भी जो कोर्ट हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के नीचे हैं, जैसे कि राज्य स्तर पर जो उच्च न्यायालय है, और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं जैसे कि जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें हैं, वो सभी के सभी अदालतें हैं वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हैं। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय सबसे शीर्ष में है। इसके साथ ही न्यायालयों का जो एकल तंत्र है वो केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। यह भी भारतीय संविधान में एक विशेषता है। इसके साथ ही अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायालय और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है, लेकिन भारत में सभी कानूनों को क्या है शीर्ष जो न्यायालय है वह लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है और यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देती है और संविधान की संरक्षक भी है न्यायपालिका। इसके साथ साथ ही न्यायपालिका जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्यों है, स्वतंत्र क्यों है, इसके पीछे अनेक कारण भी है। जैसे कि न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है, कार्यकाल की सुरक्षा रखी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो 62 साल की उम्र में अपने पद से रिटायर हो जाती हैं। तो इसलिए भी क्या है न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। इसके साथ साथ ही न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, इस कारण भी न्यायपालिका अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। और साथ में भारत की जो संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी वर्गों का खर्चों का जो है वो वहन किया जाता है। ये भी एक कारण है कि न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। इसके साथ साथ विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक और सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, यह भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पीछे एक कारण है। और साथ में अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि, ये सभी ऐसे कारण हैं जो कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। यह भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों का जिक्र अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है जो कि इस प्रकार से हैं। इसमें पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरोध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। और छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी भारतीय संविधान में की गई है। मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो
राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है, ये भी हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करता है और साथ ही मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय के माध्यम से इन्हें लागू किया जाता है। और जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है वह व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। और रक्षा जो है वो करता है और 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख है, हेबियस कॉर्पस, परमादेश प्रोबिहेशन, परमादेश मेंडामस, प्रतिषेध प्रोबिहेशन, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, उत्प्रेषण, सेरिटोरी। तो इस प्रकार से सर्वोच्च जो न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। हालांकि मौलिक अधिकार जो है वो कुछ सीमाओं के दायरे में भी आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय नहीं है, मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में अवश्य आते हैं। संसद जो है वो इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त भी कर सकती है, मौलिक अधिकारों में वो कटौती भी कर सकती है। आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 जो वो बने रहते हैं। 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार यह भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, यह भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का भी जिक्र किया गया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को शॉर्ट में DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से हमने क्या है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लिया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, जिनमें सामाजिक, गांधीवादी और उदारबौद्धिक शामिल है। इसके साथ साथ ही राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का जो मुख्य उद्देश्य है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी जिक्र किया गया है। अगर हम भारतीय संविधान के मूल संविधान का जिक्र करें तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का स्थान नहीं था, बल्कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। मूल कर्तव्यों से संबंधित सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A में है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय संविधान में 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से यह भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों के साथ साथ भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यह भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से हमारा अभिप्राय है कि यह किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता भारत के तौर पर, बल्कि सभी धर्मों को एक समान समझता है। इसके साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तो शब्द है वो 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसके साथ साथ ही प्रस्तावना जो है वो हर भारतीय नागरिक की आस्था, अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून के समान सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 15
के अनुसार धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अनुच्छेद 25 के अनुसार हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। अनुच्छेद 26 के अनुसार हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। साथ ही अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 के अनुसार किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए भी प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता में नाम आता है वैश्विक मताधिकार का, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है और भारतीय संविधान जो है वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार को अपनाया गया है। यानी कि वर्तमान में जो व्यक्ति 18 वर्ष का है उसे वोट डालने का अधिकार है और वोट डालने से संबंधित उससे किसी प्रकार का भेदभाव धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, संपदा के आधार पर नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ ही मताधिकार की जो आयु है वह वर्तमान में 18 वर्ष है और यह पहले 21 वर्ष थी। 61वें संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर उम्र जो है वो 18 वर्ष कर दी गई है। वर्तमान में 18 साल का जो व्यक्ति है वोट डालने का अधिकार रखता है। इसके साथ साथ ही भारतीय संविधान की यह भी विशेषता है कि भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। यानी कि भारत के जो नागरिक है वो केवल भारत के नागरिक है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के नागरिक नहीं है। लेकिन अमेरिका का अगर हम जिक्र करें तो वहाँ दोहरी नागरिकता है, यानी कि एक देश की नागरिकता है और एक जिस एरिया में वो रहते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र की नागरिकता है। लेकिन भारत के नागरिकों को केवल भारत की नागरिकता है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। यह भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में स्वतंत्र निकायों का भी जिक्र किया गया है। यह भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है कि भारत में अनेक ऐसी निकाय हैं, अनेक ऐसी बॉडीज हैं जो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं। जैसे कि निर्वाचन आयोग जो है वो अपने आप में स्वतंत्र निकाय है और साथ ही भारत का जो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक है जिसको शॉर्ट में कैग कहते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह भी एक स्वतंत्र निकाय है। तो इस प्रकार से यह भारतीय संविधान की विशेषता है। इसके साथ साथ ही आपातकालीन प्रावधान, यह भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं और वर्तमान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार से आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात का जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय आपात युद्ध, आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह से पैदा हुए राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता होने पर अनुच्छेद 356 की घोषणा की जाती है और अनुच्छेद जो 360 है वह वित्तीय आपात से संबंधित है। तो इस प्रकार से यह भी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं।
भारत के संविधान की आलोचना। भारत के संविधान की आलोचनाएं भी की गई हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। भारतीय संविधान की आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह उधार का संविधान है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। आलोचक कहते हैं कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, बल्कि यह तो एक उधार लिए गए सिद्धांतों का थैला है, बैग ऑफ बोरोविंग है, उधार का संविधान है, उधार की एक बोरी है, और यहाँ तक कि यह संविधान होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। इसके साथ साथ आलोचना करने वाले कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो 1935 के अधिनियम की केवल और केवल कार्बन कॉपी है, इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं है। इस प्रकार से इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है कि 1935 के अधिनियम की केवल भारत का जो संविधान है वो एक कार्बन कॉपी बनकर रह गया है। इसके साथ साथ ही भारतीय संविधान की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि गैर भारतीय अथवा भारतीय जो विरोधी है, भारत का जो संविधान है वो गैर भारतीय और भारत का विरोधी है। इस आधार पर भी इसकी आलोचनाएं की गई है। इसके साथ साथ ही आलोचना करने वाले कहते हैं कि यह गांधीवाद से दूर है, गांधीयन जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे और गांधी जी के दर्शन भारतीय संविधान में जो है वो नज़र नहीं आते। परिणाम स्वरूप इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है कि यह गांधीवाद से दूर है। और इसके साथ साथ ही आलोचना करने वाले कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो महाकाय एलिफेंटियन साइज़ है, यानी कि इसका आकार जो है वो बहुत ही लंबा है और एक जटिल संविधान है। इस आधार पर भी इसकी आलोचनाएं की गई है। इसके साथ साथ आलोचना करने वाले कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है, पैराडाइज ऑफ लायर्स है। इसमें वकीलों को अधिक स्थान दिया गया है और सर आइवर जेनिंग ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा है, पैराडाइज ऑफ लायर कहा है। इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है कि भारत का संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है।